सब कब चिंता करते हैं, बच्चों की शादी या शायद परिवार की तमाम जिम्मेदारियां जब आप पर से पूरी हो जाती हैं उसके बाद। लेकिन योर मनी के जरिए हमारी यही कोशिश है कि आप अपने रिटायरमेंट के लक्ष्य के प्रति थोड़े और जागरूक हो जाएं और बाकी लक्ष्यों के साथ साथ इसकी भी प्लानिंग शुरू कर दें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। शो की शुरुआत करते हैं हाईलाइट्स के साथ। रिटायरमेंट के लक्ष्य को तय करना सबसे अहम। योर मनी से आज जानिए कैसे आप बैठाएंगे रिटायरमेंट की प्लानिंग का गणित। रिटायरमेंट के बाद कैसे जारी रख सकते हैं इक्विटी में निवेश। योर मनी से सीखिए रिटायरमेंट के बाद कमाई का मंत्र। और अपने सवाल आप चाहें तो हमसे पूछ सकते हैं। हम लाइव हैं फेसबुक पे, कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल डालिए। और आज आपके तमाम सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में शामिल हो रहे हैं रुंगटा सिक्योरिटीज के डायरेक्टर हर्षवर्धन रुंगटा। हर्ष, स्वागत है आपका। तो सीधा जुड़ेंगे दर्शकों के साथ और रिटायरमेंट हमारा आज का मुद्दा है और इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक से हम बात करेंगे, मिस्टर वी कुमार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? हाँ नमस्कार, मैं अच्छा हूँ। ओके जी। तो मैंने कुछ इन्वेस्ट, मैं एक्चुअली रिटायर्ड हूँ। हाँ जी। मेरा उद्देश्य है ना, एम है वेल्थ क्रिएशन। तो मेरा कोई टारगेट वगैरह नहीं है, जो वेल्थ क्रिएशन करना है। तो मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो मैंने आपको डिटेल दिया हुआ है और अभी मेरे को कुछ और इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है। तो यही मैं एडवाइस लेना चाहता था। जो मेरा इन्वेस्टमेंट, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो सही है और क्या चेंजेस करना है और न्यू इन्वेस्टमेंट के लिए क्या एडवाइस दे रहे हैं। मुझे ये बताइए कि आपने जो नई निवेश करनी है वो आपने कहा है कि आपको लमसम 15 लाख रुपए करने हैं और आपने अभी 10 लाख SBI ब्लू चिप फंड और कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप में शुरू किया है ना? इसके अलावा जो आपकी मौजूदा SIPs चल रही हैं, जो मैक्सिमम 14 महीने से चल रही हैं, इसमें क्या है आपका अमाउंट? जो आपकी 5 फंड्स हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इक्विटी फंड 5,000 पर मंथ चल रही है सभी में। अभी दो में मैंने लिखा है ना, 2 SIP। वो तो पता है। उसके अलावा जो 5 फंड्स हैं उनमें कितना चल रहा है? उसमें SIP नहीं, उसमें लम्स इन्वेस्टमेंट किया है 1-1 लाख रुपए ईच म्यूचुअल फंड। तो 5 लाख रुपए आपने इनमें लमसम निवेश किए हुए हैं। बाकी आपकी 10,000 की SIP चल रही है। इसके अलावा आपको 15 लाख एकमुश्त निवेश भी करना है और 10,000 की अतिरिक्त SIP और करनी है शुरू, है ना? जी। चलिए ठीक है। मुझे आप रिटायर हो चुके हैं, आपकी उम्र लगभग 65 साल की है अभी। मुझे बताएं कि आपको ये जो निवेश है इसके लिए कोई खास लक्ष्य आपने डिसाइड किया हुआ है या आपके खुद के लिए ही है ये? ये हमारे खुद के लिए है और मेरा एम है ना, लक्ष्य है वेल्थ क्रिएशन, अपना वेल्थ बढ़ाने का है। चलिए, आपका जो गोल है वो वेल्थ क्रिएशन है। तो कैसे हम शुरुआत करेंगे? हर्ष, मुझे ये बताइए कि इन्होंने जो लमसम निवेश किया हुआ है उसकी अधिकतम जो अवधि है वो लगभग 14 महीने की है, जो इन्होंने निवेश किया हुआ है 1-1 लाख रुपए। रिटायर हो चुके हैं, मेरे ख्याल से इनके पास इनका जो रोजमर्रा का खर्चा, जो कि रिटायरमेंट के बाद का सबसे अहम फोकस होता है, उसका बंदोबस्त है, उसका इंतजाम है शायद। इन्होंने वेल्थ क्रिएशन के लिए ये पोर्टफोलियो बनाकर रखा हुआ है जिस पर सलाह हमसे मांग रहे हैं। फंड्स कैसे हैं अब तक? सोहेल, कविता, अगर हम फंड्स की स्ट्रिक्टली बात करते हैं, हर तरीके के फंड्स हैं पोर्टफोलियो में। तो आपके मल्टी कैप हो गया, आपके पास लार्ज मिड कैप है, आपके पास लार्ज कैप, ये सारे फंड्स आपने अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रखे हैं। तो फंड्स ठीक है। सिर्फ एक चेंज जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में हम देख के बता सकते हैं वो ये है कि रिलायंस वैल्यू फंड की जगह आप एक दूसरा वैल्यू ओरिएंटेड फंड चूज कर सकते हैं, जो है ICICI वैल्यू डिस्कवरी फंड। उसके अलावा आप इन बाकी सब स्कीम्स में निवेशित रह सकते हैं। सवाल ये उठता है कि अगर आपको फ्रेश जो आपके एग्जिस्टिंग 10,000 रुपीज की SIP चल रही है, इसके ऊपर से आपको अनदर 10,000 रुपीज इन्वेस्ट करना है, तो कहां करें? मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप अपनी जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उनमें से ही पिकअप करके आप ऐड कर लें। आपके पास ICICI कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप ऑलरेडी है और SBI ब्लू चिप है जिसमें आप 5,000 ऑलरेडी कर रहे हैं, उसी में आप उसे 10,000 कर लीजिए। आपको नई स्कीम्स जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां 15 लाख रुपए के सवाल है जो लमसम आपको इन्वेस्ट करना था, मैं सुझाव दूंगा कि क्योंकि आपकी बाकी सारी स्कीम्स अच्छी हैं जिसमें आपने ऑलरेडी 1 लाख लमसम के रूप में निवेश कर रखा है, इन्हीं 7 स्कीमों में आप 1.5 लाख ईच, तो ये करीबन 10.5 लाख रुपए तक अपने आप हो जाएगा। आप इन्हीं में टॉपअप कर लीजिए और जो 4.5 लाख रुपया बचता है, एक नई स्कीम आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़े, वो है इंडेक्स फंड, एक IDFC निफ्टी फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़े। टोटल मिला के आपके पास 8 स्कीम्स हो जाएंगी
जिसमें से 5 स्कीमों में आपने लमसम निवेश कर रखा है और 2 स्कीम्स में आप एसआईपी के जरिए निवेश कर रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन आपने इनको फंड्स तो बता दिए हैं, लेकिन मुझे ये समझना है क्योंकि अभी कुछ फंड्स में इन्होंने लमसम निवेश किया हुआ है, कुछ में अभी इन्होंने एसआईपी के जरिए निवेश किया हुआ है। जनरल जो आम दर्शक को समझाना है मुझे वो ये है कि क्या एक फंड में हम एसआईपी और एकमुश्त निवेश करते हैं तो हमारे रिटर्न में कोई फर्क पड़ता है? जी नहीं, एक्चुअली अगर आप ऑलरेडी एक फंड में एक लमसम के रूप में आपने फोलियो खोल के अपना इन्वेस्टमेंट कर रखा है, राइट, तो उसमें आपने लाख रुपया निवेश कर रखा है, अब आप उसी फंड में और हर महीने के 5,000 रुपए एसआईपी कर रहे हैं। सो रिटर्न्स आपका जनरेट कैसे होता है इक्विटी में? जब आप निवेश करते हैं उस समय के जो मार्केट वैल्यू है उस बेसिस पे आपको एनएवी मिलता है और उधर से आपके रिटर्न्स चालू होते हैं। तो ऐसा कई बार लोगों के मन में ऐसा होता है कि हमने अगर एक लमसम इन्वेस्टमेंट करके एक फोलियो खोल रखा है, उसी फोलियो में उसी स्कीम में क्या हम एसआईपी कर सकते हैं? ऑफकोर्स आप कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने एसआईपी शुरू कर ली और अचानक आपको दी है ना और कोई लमसम पैसा आता है, आप उसी फोलियो में निवेश कर सकते हैं। आपको अलग अलग फोलियो क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर एसआईपी बंद करना चाहते हैं, आपको एक इंस्ट्रक्शन देना होगा अपने एएमसी को, कहना होगा कि जो मैं 5,000 की एसआईपी कर रहा हूं सिर्फ उतना बंद कर दीजिए, रिडेम्पशन करने की जरूरत नहीं है। सो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल अकाउंट। आपको ये नहीं है कि एक बार लमसम किया तो एसआईपी के लिए अलग फोलियो होना जरूरी है। एक ही चीज मुझे पूछनी है आपसे कि अब ये तो 65 साल के हैं और इन्होंने तो वेल्थ क्रिएशन के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, विच मीन्स के इन्होंने जो है अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग काफी पहले से शुरू कर रखी होगी और वो काफी दुरुस्त भी होगी, जिसकी वजह से इनको अभी और वेल्थ क्रिएशन के लिए निवेश करना है, वो भी इक्विटी में इन्होंने पूरा अपना निवेश किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है। इनके पोर्टफोलियो से हमें क्या सीख मिलती है वो मैं आगे चलकर जानूंगी हर्ष से, लेकिन हर्ष मुझे ये जानना है कि रिटायरमेंट की प्लानिंग में अक्सर चूक कहाँ हो जाती है लोगों से? ट्रेडिशनली अगर मैं लोगों का माइंडसेट समझना चाहूँ रिटायरमेंट को लेकर, सो मान लीजिए हम किसी से सलाह कर रहे हैं, जिससे बात कर रहे हैं जो 25-30 इयर्स के हैं, हम कहते हैं कि रिटायरमेंट की प्लानिंग आपको जितना जल्दी हो उतनी जल्दी शुरू करें, राइट, ताकि एक छोटी रकम से आप बड़ी कॉर्पस बना सकें। सो अगर हमने किसी 30 ईयर ओल्ड से कहा है कि आप रिटायरमेंट के हिसाब से सेविंग्स करना शुरू कर दें, अब वो एक लास्ट गोल होता है, उसके बीच में बहुत सारी चीजें ना जरूरतें आती हैं। जैसे मान लीजिए कि बच्चों की शादी, पढ़ाई, नया घर खरीदना है, फर्नीचर बनाना है, गाड़ी खरीदनी है, हॉलिडेज पे जाने हैं। सो क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी जरूरतें आने लग जाती है, मान लीजिए 30 साल की उम्र से रिटायरमेंट के लिए शुरू किया है, लेकिन 45 साल के होते ही उन्हें बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, तो क्या होगा कि वो रिटायरमेंट का कॉर्पस साइड में रखा हुआ है, बोलेंगे हम इसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, ऐसा होता नहीं है, राइट। सो वो उसी में से डिप करके पढ़ाई में खर्चा कर देते हैं। Exactly. तो ऐसे करते करते जब हम रिटायरमेंट पे पहुंच जाते हैं तो उस समय तक हमारी इतनी सारी जरूरतें होती हैं कि वो पैसे खर्च हो जाते हैं। अब इसका कोई आइडियली स्पीकिंग अगर हम बात करें तो आपको रिटायरमेंट के लिए एक अलग कॉर्पस बनाना चाहिए और उसे छेड़ना नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं कि जमा तो हम शुरू कर लेते हैं करना, लेकिन वो जरूरतें दूसरी जरूरतों में पैसे यूज हो जाते हैं। तो यहीं पे आपके एनपीएस और ऐसे जो अकाउंट्स होते हैं जिनमें आपको एक्सेस ही नहीं होता कि आप चाहें तो भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड मोड में आप पैसे निकाल सकते हैं, तभी ये रिस्ट्रिक्टेड मोड की जो पॉलिसीज होती है वो काफी पॉपुलर होती है रिटायरमेंट सेविंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो ये एक गलती है जो लोग नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ती है, और ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट ऑफ लाइफ है कि हम चाहे कितना भी बात कर लें, अल्टीमेटली जाते हुए जो जरूरतें हैं वो पूरी करनी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर वी कुमार जी, आप फोन लाइन पे क्या बने हुए हैं मेरे साथ अभी भी? चलिए, यहाँ पर ये फोन लाइन पर नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं और ऐसे में हमारे एक दर्शक हैं अजय, जो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अजय नमस्कार। नमस्कार मैम। ओके, आपकी उम्र 48 साल की है और आपने भी रिटायरमेंट का एक कॉर्पस जोड़ना है। आपने अभी तक 21,000 रुपए की एसआईपी शुरू की है और आपको इस निवेश से 2 करोड़ रुपए जो है वो इकट्ठा करने हैं अपने रिटायरमेंट के लिए। रिटायरमेंट के लिए जो आपने राशि अपने लिए डिसाइड की हुई है, उसमें आपने क्या महंगाई को काउंटिंग किया हुआ है? क्या आपने महंगाई को पकड़ा है? जी किया हुआ, इन्फ्लेशन काउंट किया हुआ। आपने इन्फ्लेशन काउंट किया हुआ है? चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आपके जो फंड्स है एबीएसएल इक्विटी एडवांटेज, आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी है, आपके पास एबीएसएल टैक्स रिलीफ भी है, एलएसएस के तौर पे आपने कोटक सन मल्टी कैप रखा हुआ है, एलएनटी इमर्जिंग बिजनेस भी आपके पास पोर्टफोलियो में है। मुझे ये जानना है कि क्या आप फिलहाल अपने निवेश को बढ़ाने की सूरत में है? हाँ, 5 से 7 हजार और बढ़ाना है इसमें। 5 से 7 हजार रुपए आप और बढ़ा सकते हैं। हर्ष, 2 करोड़ रुपए इनको चाहिए 15 साल के बाद, जो कि इनके रिटायरमेंट की पूरी राशि है जो इन्होंने कैलकुलेट की हुई है अपने लिए। मुझे नहीं पता इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया है, लेकिन अब कह रहे हैं कॉन्फिडेंस के साथ कि हमने किया हुआ है। तो 15 साल के बाद कितने साल तक 2 करोड़ रुपए इनको पर्याप्त होंगे हम नहीं जानते।
सो वेल बट आई एम श्योर कि अगर वो कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए काफी हैं, सो लेट्स गो बाय दैट फॉर द मोमेंट। अगर हम उतनी की भी बात करें, सो अजय जी आप अभी 21,000 हर महीने का निवेश कर रहे हैं और 15 साल बाद 2 करोड़ रुपए चाहते हैं। सो वेल ऑब्वियस है कि ये 21,000 बाई इट सेल्फ 2 करोड़ रुपए नहीं बनेंगे अगर हम 14-15% का रिटर्न अनुमान लगाते हैं तो भी। सो इन दैट केस अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट टोटली बढ़ा के 34,000 रुपीज महीने का करते हैं और अगर हम 14% के हिसाब से अनुमान लगाते हैं कि आगे जाते हुए आपको रिटर्न्स मिलेंगे, तो आपका 2 करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाएगा। आपने खुद कहा कि आप 5-7 हजार रुपए और बढ़ा सकते हैं, सो बहुत अच्छी बात है। आज आप 21,000 कर रहे हैं, उसे बढ़ा के 27 से 28,000 भी अगर हो जाता है तो नॉट बैड, एक बार शुरू करने के लिए अच्छी बात है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी आप ये अमाउंट बढ़ाते रहिएगा। और जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें से एक सिर्फ बदलाव बताऊंगा मैं आपको। ये बिरला सन लाइफ का इक्विटी एडवांटेज फंड आप बंद करके उसकी जगह कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी जो स्कीम्स हैं वो ठीक है, उसमें कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है। जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, और क्योंकि मैंने आपसे कहा कि 21,000 से पूरा नहीं होगा, आपको आगे जाते हुए टोटल 34,000 करना होगा। सो मैं आपको 4-5 स्कीम्स के नाम बता रहा हूं। ये जरूरी नहीं कि इन सब 5 में आपको अभी जो 7,000 कर रहे हैं सब में डिवाइड करके 5 नई स्कीम्स जोड़ लें। सिर्फ ध्यान रखिए आप एक लार्ज कैप कैटेगरी में आपको 3 स्कीम्स बता रहा हूं, मल्टी कैप में और मिड कैप में बता रहा हूं। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हैं, इन स्कीम्स में से जो कैटेगरी का आपको फंड चाहिए वो पिकअप करके उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा। तो 5 नाम आपको बता दो। लार्ज कैप कैटेगरी में एक एक्सिस ब्लू चिप फंड है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप फंड और आईडीएफसी निफ्टी फंड। तो जब आप अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं, कोई लार्ज कैप फंड चाहिए तो इनमें से कोई एक आप पिकअप कर सकते हैं। मल्टी कैप में एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड चूज कर सकते हैं। कोटक आपके पास ऑलरेडी और बिरला का एक मल्टी कैप ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है। मिड कैप में आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज अपने पोर्टफोलियो में सोच सकते हैं। स्मॉल कैप के नाम पे आपके पास ऑलरेडी एल&टी इमर्जिंग बिजनेसेस फंड है। सो कहीं भी आपको जो कैटेगरी के फंड चाहिए उसमें से इनमें से पिकअप करके आप अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे फेसबुक के दर्शक अजू शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार। हाँ जी, आपकी उम्र 36 साल की है और आपको 2.5 करोड़ चाहिए 7 साल की उम्र में, है ना? और आप इसके लिए कितना निवेश कर पाएंगे या आप तक क्या निवेश कर रहे हैं? अभी 21,000। आप 21,000 की अभी SIP कर रहे हैं। फंड्स पता है आपको? फंड्स एसबीआई स्मॉल कैप, एल&टी इमर्जिंग, ब्लू चिप, कोटक मिड कैप, ओके, मेरे एसेट लार्ज कैप और मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। निवेश आप बढ़ाने की सूरत में भी है? अराउंड 2,000 ईयरली। चलिए ठीक है। कब से आप निवेश कर रहे हैं, कोई आइडिया इन फंड्स में? 1 ईयर। 1 साल से आपने निवेश शुरू किया है और आपकी उम्र यहाँ पर शायद गलत फ्लैश हो रहा है, आपकी उम्र 36 साल की है। हम आगे बढ़ते हैं। इन्हें 2.5 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के बाद, तो फिलहाल 21,000 रुपए तक की SIP ये कर रहे हैं और बढ़ा सकते हैं लेकिन धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हर्ष, सो वेल क्लियरली 24 ईयर्स है रिटायरमेंट के लिए। 21,000 रुपीज से आप 2.5 करोड़ रुपया चाहते हैं तो अगेन प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही मुश्किल है कि आप जस्ट बाय इट सेल्फ 2,000 रुपया बढ़ाना चाहते हैं, अच्छी बात है, लेकिन जस्ट बाय इट सेल्फ इतना अमाउंट, ये जो इन्वेस्टमेंट है उससे आपका 2.5 करोड़ कॉर्पस नहीं बनेगा। बट नेवरदलेस जितना आप कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। टारगेट ये होना चाहिए कि जितने पास अपने जो कॉर्पस के पास में आते हैं उतना भी अच्छा है आपके लिए, और कोई दूसरे सोर्सेज से जो आपके सेविंग्स होगी वो उस समय आपके काम आ जाएगी। पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो आपका जो पोर्टफोलियो है हेवीली इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप्स। सो अगर हम देखें आपका एसबीआई ब्लू चिप, एल&टी इमर्जिंग हो गया, कोटक मिड कैप है, सिर्फ एक लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में जो है मिराय का, इसके अलावा आपकी सारी स्कीम्स जो है मिड कैप की तरफ है। सो वेरी क्लियरली आपको ये जो पोर्टफोलियो बनाते हैं इतना लिवरेज, इतना एलोकेशन टुवर्ड्स मिड कैप, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। सो व्हाट आई विल रेकमेंड टू यू कि आप इसमें एक एलोकेशन पर बेसिस बनाए पहले कि अगर मैं 21,000 रुपया कर रहा हूं या 25,000 रुपया महीने का कर रहा हूं, उसका कितना हिस्सा लार्ज कैप में जाएगा, फिर उसमें आप 1 या 2 स्कीम चूज करें, कितना आप मिड कैप में करें और उसमें फिर आप 1 या 2 स्कीम चूज करें। तो ये तरीका ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि आपको मालूम होता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का कितना हिस्सा अच्छी कम ब्लू चिप्स में जा रहा है, जितना मिड एंड स्मॉल कैप्स में जा रहा है। सो आइडियल रेशियो ये होता है कि आप अगर 50 to 60%
आप लार्ज कैप्स में करें, ताकि एक जो मेजर कंपोनेंट आपके इन्वेस्टमेंट का होता है वो बड़ी अच्छी कंपनियों में होता है जो देश की सबसे बड़ी हैं और जो ब्लू चिप कंपनीज हैं। इसके बाद 30 to 40% या 50% पूरा का बाकी जो हिस्सा है वो आप मिड एंड स्मॉल कैप में कर सकते हैं। सो फेर बदलाव करने की डेफिनेटली जरूरत है। आप L&T इमर्जिंग बिजनेसेस कंटिन्यू करिए, कोटक और SBI स्मॉल कैप बंद कर दीजिए, मेरा लार्ज कैप कंटिन्यू करें, और बाकी अगर आप जो अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते हैं, आप एक निफ्टी फंड डेफिनेटली, जो हम हमेशा कहते हैं कि इंडेक्स फंड जोड़े, तो IDFC निफ्टी फंड है, एक्सिस ब्लू चिप है, और मिड एंड स्मॉल कैप में आप HDFC मिड कैप अगर जोड़ना चाहे तो ठीक है, नहीं तो मिराई की आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हर्ष ने आपको फंड्स बता दिए हैं जिनमें आपको शुरुआत करनी है अपने निवेश के रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के लिए, लेकिन मुझे हर्ष से ये जानना है कि रिटायरमेंट के लिए जब हम फंड्स का चुनाव करते हैं तो किन किन बातों का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ये मैं इनसे पूछूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। उस बीच अगर आप हमें देख रहे हैं लाइव फेसबुक पर तो अपने सवाल डाल सकते हैं, हम कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल आप डालिए, हम आपके सवाल शो में शामिल करेंगे। तो रिटायरमेंट हमारा आज का फोकस है और हर्षवर्धन रुंगटा आपके तमाम रिटायरमेंट सबकी फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पर कर रहे हैं, आपको फंड्स पे भी सलाह दे रहे हैं। अपने सवाल डालिए झटपट। योर मनी में हम कर रहे हैं आपको रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की तैयारी। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आपको रिटायरमेंट के लिए अभी से तैयार हो जाना चाहिए। आप अगर 60 के बाद उसकी प्लानिंग कर रहे हैं तो शायद थोड़ी सी देर हो सकती है। लेकिन इस बीच हमारे फेसबुक के दर्शक जितेंद्र साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्कार। 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 हाँ जी, आप रिटायर हो चुके हैं सर? जी सर। जी सर। बताइए, आपको अभी हाल की स्थिति में आपको डेट फंड में ज्यादा रिटर्न चाहिए? जी, वर्तमान परिस्थिति में जबकि रेपो रेट काफी कम हो रहा है, हाँ, तो उस स्थिति में किस डेट फंड में ज्यादा रिटर्न मिलेगा इन्वेस्टमेंट में? ओके, आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस क्या होगा सर? वेल्थ क्रिएशन है। वेल्थ क्रिएशन ही है। और कितनी राशि आप डालना चाहेंगे किसी भी डेट फंड में? 2 लाख। और कितने समय के लिए होगा? 3 साल? समय कुछ नहीं, सिर्फ वेल्थ क्रिएशन है। ओके, 2 लाख रुपए आप डाल रहे हैं, तो क्या पूरा पैसा ही डेट में डालना चाहते हैं या वेल्थ क्रिएशन के लिए अगर आप थोड़ा सा पूरा डेट में चाहिए? इक्विटी का बिल्कुल नहीं चाहिए एक्सपोजर? नहीं, इक्विटी का एक्सपोजर इधर नहीं चाहिए। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, फंडामेंटली अगर मैं कहूँ तो डेट को अभी भी सेफ मान रहे हैं, जबकि वर्तमान स्थिति में तो हाल ऐसा हो गया है कि निवेशक डेट से डर गए हैं, पैसे निकाल रहे हैं। इनफैक्ट उनका रुझान फिक्स डिपॉजिट की ओर जा रहा है। इस तरह के जो निवेशक हैं वो हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं, क्योंकि हम भी कह रहे हैं कि डेट फंड्स ओवरऑल कैटेगरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कुछ चुनिंदा फंड्स है जिनमें प्रॉब्लम है, वो भी अगर आप फंड का चयन समझदारी से करें, उनकी इन्वेस्टमेंट मिक्स को देख के करें, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं होगी। जितेंद्र जी को क्या करना चाहिए? सो वेल कविता, टू एक्सपेक्ट कि आप डेट में से बहुत अच्छा रिटर्न पाएं, वो अपने आप में एक गलत चीज है। एग्जैक्टली, हाँ, वो भी है। डेट कभी भी एक डेट इन्वेस्टमेंट जो है वो आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न देने के पर्पज से बनाया गया ही नहीं है। इसमें अगर हम ज्यादा रिटर्न चाहते हैं तो आपको समझना हो, फिर थोड़ा रिस्क लेना शुरू करना होगा। अब डेट फंड में रिस्क क्या होता है? 2 तरह के रिस्क होते हैं कि आप एक क्रेडिट रिस्क लेते हैं और एक इंटरेस्ट रेट रिस्क लेते हैं। सो क्रेडिट रिस्क जो आज की तारीख में सबसे बड़ा डर बन चुका है लोगों के मन में, वो ये है कि आप एक लो रेटेड पेपर लेते हैं। मान लीजिए आपने ए या ए के बिलो पेपर में इन्वेस्ट किया है, तो जाहिर सी बात है क्योंकि लो रेटेड पेपर है आपको ब्याज ज्यादा मिलेगा, और अगर ब्याज ज्यादा मिल रहा है तो उसके सामने आपको उतना ही ज्यादा रिस्क भी ले रहे हैं क्योंकि लो रेटेड पेपर है। सो क्वेश्चन ये उठता है कि आप क्रेडिट रिस्क अगर लेना चाहते हैं तो उसमें आपके पास चॉइस है कि आपको ज्यादा रिटर्न मिलने की उम्मीद हो जाती है, लेकिन ज्यादा रिटर्न कम्स विद द चांसेस कि आपको प्रिंसिपल भी शायद ना मिले। म्यूचुअल फंड के जरिए जब आप करते हैं तो वो रिस्क थोड़ा डाइवर्सिफाई हो जाता है, एलिमिनेट नहीं होता, वो खत्म नहीं होता, क्योंकि म्यूचुअल फंड जब जो कभी भी इन्वेस्ट करता है वो पर कंपनी या पर इशूअर या ग्रुप कंपनी का एक्सपोजर लिमिट्स होते हैं कि अगर पूरी फंड का वैल्यू अगर 1000 करोड़ है तो 10% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन उतना रिस्क तो डेफिनेटली पोर्टफोलियो में होगा। और दूसरा है इंटरेस्ट रेट रिस्क, कि अगर आपने कहीं भी इन्वेस्ट किया और इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ने लग गए या घटने लग गए तो उसका असर आपके फंड में दिखने लग जाता है। सो अगर आप एक डेट इन्वेस्टर हैं तो आइडियली आपको हायर रिटर्न्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए, मॉडरेट रिटर्न विद बेटर टैक्स ट्रीटमेंट, ये एक आपका अप्रोच होना चाहिए डेट फंड्स की तरफ। सो मैं दोनों पहलू से आपको बता दूं, अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं रिस्क लेने के लिए तो आपके क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं, तो फ्रैंकलिन या क्रेडिट रिस्क फंड में कर सकते हैं।
अगर सेफ चाहते हैं विद इंटरेस्ट रेट मूवमेंट, अगर डाउनवर्ड का बेनिफिट लेना है तो आप आईसीआईसीआई गिल्ड फंड में कंसिडर कर सकते हैं। चलिए, तो ये ऑप्शन है आपके लिए अगर आप डेट में ही अपने सारे पैसे डालना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन के साथ साथ अगर आप सुरक्षा का ज्यादा महत्व दें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा अगर आप डेट एज अ कैटेगरी में निवेश करना चाहते हैं। तो रुकते हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी जारी है सवाल जवाब का सिलसिला। बने रहे। चलिए, शो का आखिरी पड़ाव और ऐसे में हमारे फेसबुक के दर्शक AR रोबरॉय जी फोन लाइन पर है। नमस्कार। नमस्कार जी। पूछिए सर, क्या सवाल है? ये 2 ऑलरेडी शिफ्ट चल रहे हैं, कोटक महिंद्रा में और एक HDFC में। ओके, मैं जानना चाहता हूँ, ठीक है? आपको फंड्स का नाम पता है? कोटक महिंद्रा और HDFC। जी सर, ये AMC के नाम है, इनमें भी अलग अलग स्कीम्स होती हैं। स्कीम्स का कोई अंदाजा आपको? नहीं, मेरे को तो अंदाजा नहीं है। आप कितने साल से निवेश कर रहे हैं? 2 साल से। चलिए, और आपकी उम्र 73 ईयर्स है। 73। तो मैं और एक 10,000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो किसमें करूँ? 10,000 रुपए आपको जो निवेश करने हैं वो आप डेट में करना चाहते हैं या इक्विटी में? जिसमें रिटर्न ज्यादा मिले तो वेल्थ क्रिएट करनी है। चलिए, बढ़िया। तो यहाँ पे 10,000 इन्हें और कहाँ निवेश करने चाहिए, उस पर आप सलाह दे दीजिए। वेल ओबराय जी, पहली बात तो आप ये समझिए कि आप कहीं भी अगर निवेश कर रहे हैं तो ये जाहिर सी बात है कि आप इस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं हैं, तो वो कोई इशू नहीं है कि आपको बहुत सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन कम से कम इतना जरूर करिए कि आप कौन सी स्कीम में निवेश कर रहे हैं। वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है कि बॉन्ड्स में करता है, स्कीम का नाम क्या है। कोशिश हो तो सिर्फ इतनी कम से कम समझिए, 2 साल से आप ऑलरेडी निवेश कर रहे हैं, आपके पैसे जो जमा हो रहे हैं, सो इतना आप कोशिश करके पता कर लीजिए ताकि आपकी खुद की समझ के हिसाब से अच्छे रहेंगे। इसके अलावा 10,000 रुपए जो आप अभी एडिशनल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है आपको अभी इसकी कोई इमीडिएट रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये आगे जाते हुए आपको वेल्थ क्रिएशन करने हैं। तो वेल्थ क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बताऊं तो आप इक्विटी स्कीम में करिए। आप 73 ईयर्स के हैं, ये हम समझते हैं, लेकिन क्योंकि आपकी इमीडिएट जरूरतें नहीं है, आप आगे के लिए निवेश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इक्विटी में कंसिडर कर सकते हैं, या अगर थोड़ा कंजर्वेटिव जाना चाहते हैं तो बैलेंस फंड, हाइब्रिड फंड्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम का नाम मैं आपको अभी नहीं बताना चाह रहा, इसी के लिए कि मैं एनकरेज करूंगा कि आप पहले अपनी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट से पता करें और फिर उससे अलाइन करके पूरा पोर्टफोलियो बनाएं। चलिए, आगे बढ़ते हैं। शो का आखिरी सवाल कविता गुप्ता का लेंगे। फेसबुक के दर्शक हैं। 10,000 रुपए की SIP की है SBI ब्लू चिप में, 5,000 की HDFC स्मॉल कैप में और मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड में भी उन्होंने SIP की हुई है। पूछ रही है कि फंड्स कैसे हैं, क्योंकि इन्हें चाहिए 1 करोड़ 20 साल के बाद। वेल हम बात कर रहे हैं SBI ब्लू चिप, HDFC स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप। So well, I think between मल्टी कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप में ठीक है। सिर्फ स्मॉल कैप, डेडिकेटेड स्मॉल कैप हम डिस्करेज करते हैं। सो अगर आप कंफर्टेबल हैं कंटिन्यू करिए, नहीं है तो मल्टी कैप के जरिए आप स्मॉल कैप में आए तो दैट विल बेटर। चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आज शो पे आने के लिए। और योर मनी पर हमने तो आज आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग की है, लेकिन इसके अलावा आप कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, इंश्योरेंस हो या इन्वेस्टमेंट हो, अपने सवाल आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @kavita.th पे, ईमेल के जरिए भी पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर सभी जगह जरूर डालिएगा। नमस्कार।